हेलो एवरीवन। तो ये हमारा सेकंड पार्ट है। अब इसके जो भी रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन बचे हुए उनको हम फटाफट से देख लेते हैं, क्योंकि हमें रिवीजन भी बहुत करना है। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है 51। हमने 50 तक क्वेश्चन कर लिए थे, तो हमारा 51 से स्टार्ट हो रहा क्वेश्चन। कह रहे हैं निम्न कथनों पर विचार करें। ऑप्शन है विनिपेग नगर गेहूं की मंडी है तो विश्व विख्यात है। ठीक है। सेकंड कह रहे हैं कि विनिपेग यूरेशिया क्षेत्र में स्थित है। तो यहाँ कह रहे हैं कि सत्य कथन चुने। ऑप्शन है केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट तथा सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। विनिपेग आई थिंक आपको नाम याद आ रहा होगा। ये जो जगह है एक विनिपेग झील भी है, और ये आपकी विनिपेग जो जगह है वो कनाडा में स्थित है। तो कथन जो दूसरा कह रहे हैं ना कि विनिपेग यूरेशिया में स्थित है, तो ये गलत है, क्योंकि ये तो कनाडा में स्थित है और कनाडा यूरेशिया में नहीं आता है। तो जो ये सत्य पूछ रहे हैं वो आपका फ़िलहाल फर्स्ट ही सत्य हो जाएगा, क्योंकि ये कनाडा में एक जगह पर स्थित है, एक जगह है जो स्थित है, और ये यूरेशिया में नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि विश्व की सबसे बड़ी सीसा जिंक की सुलिवान खान कहाँ स्थित है। ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, बी कनाडा, सी अमेरिका या डी चीन। ठीक है। तो देखिए संसार का जिंक और शीशे का विशाल निक्षेप कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में है। मैंने आपको ब्रिटिश कोलंबिया के बारे में मैपिंग वीडियो में बताया खूब अच्छे से डिटेल में। तो जो भी नया एस्पायरेंट जुड़ रहा है, जिसने अभी फर्स्ट टाइम ये वीडियो देखा है, तो आप जब जाएं यूट्यूब पर तो आप @ लगा करके रिसोर्स UPPSC को सर्च कर लें। रिसोर्स UPPSC, ठीक है। आपको ये चैनल मिलेगा। इस पर 50+ तो UPPCS RO दोनों के टेस्ट पेपर अपलोड है, वो आप चेक कर लें। मैपिंग वीडियो भी उसमें अपलोड है अच्छे खासे मतलब ज़्यादा नहीं है, जितना भी मैंने बताया अच्छे से बताया है। तो आपको नॉर्थ अमेरिका के इस बारे में सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पता चल जाएंगी। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, कनाडा, ब्रिटिश कोलंबिया, ये सब चीज़ें मैंने बहुत डिटेल में उसमें बताई हैं। कम ही वीडियो में, पर जितना भी बताया मैंने अच्छे से बताया है। तो जब आप उसको देख लेंगे तो वहाँ आपको बहुत से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो ये कह रहे हैं कि कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में है, और यहाँ की सुलिवान खान विश्व की सबसे बड़ी सीसा जिंक खान है। अब क्योंकि विश्व की सबसे बड़ी है तो इम्पॉर्टेंट जगह है, तो आपको याद रखना है। ऑप्शन बी है हमारा कनाडा, और जो ये जगह पड़ती है ये ब्रिटिश कोलंबिया, कनाडा के अंदर एक जगह है उसको बोलते हैं ब्रिटिश कोलंबिया। ठीक है। आई होप चीज़ें क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है। यहाँ पर असत्य बताना है। ऑप्शन है यह केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, बी राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस कर सकते हैं या कर सकता है, सी धन विधेयक के संबंध में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है, एंड डी राज्यसभा धन विधेयक को केवल 14 दिन तक अपने पास रोक सकती है या इसी को बोलते एक्सटेंड कर सकती है। तो यहाँ पर कौन सा कथन असत्य है वो बताना है। देखिए संविधान के अनुच्छेद 110 के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। तो आर्टिकल आपका हो जाएगा, आई थिंक कि ज़्यादातर लोगों को पता होगा, बट जो भी नए हैं उनको मैं बता रही हूँ। आप रिवीजन करोगे तो फिर आपको भी याद हो जाएगा। तो आर्टिकल 110 के अंदर इसके अंतर्गत इसको परिभाषित किया जाता है। धन विधेयक को केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। ठीक है। इसके बाद में जो ये कह रहे हैं कि धन विधेयक को राज्यसभा में नहीं पेश किया जा सकता है, और राज्यसभा धन विधेयक में कोई संशोधन भी नहीं कर सकती, ये भी बहुत अच्छी बात बताई है। वह सिर्फ अपनी सिफारिश दे सकती है। राज्यसभा 14 दिन के अंदर सिफारिश सहित या रहित, मतलब सिफारिश देकर भेज सकती वापस, या न देकर लोकसभा को लौटाना होता है। राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकते, क्योंकि उसे उनकी पूर्व अनुमति से ही पेश किया जाता है। जैसे आपने कोई काम करना है, आपने अपने पापा से पहले पूछ लिया, आपने वो काम किया, तो अब उस काम में वो फिर दोबारा सिफारिश नहीं करेंगे, वो तो पहले आपको अनुमति दे चुके हैं ना। उसी तरीके से राष्ट्रपति से पहले अनुमति ली जाती है, फिर यह धन विधेयक पेश किया जाता है, तो दोबारा सिफारिश देने वाली जैसी कोई बात नहीं है। बी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर असत्य हो जाएगा, और यही हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। तीनों और जो फैक्ट बताए गए हैं वो आपके सारे सही हैं। इसके अलावा भी बहुत अच्छे से फैक्ट इसमें PDF में बताए गए हैं, उसको भी आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। खैर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ये भारतीय संविधान के भाग हैं और ये उपबंध हैं। ऑप्शन है भाग 9 का पंचायतें, बी भाग 15 निर्वाचन,
सी भाग 17 राजभाषा, या डी सभी सही सुमेलित है या सभी सुमेलित हैं। ठीक है, ये उसमें उपबंध किए जाते हैं संविधान में। तो कह रहे इसमें से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, 54 नंबर क्वेश्चन है। तो भारतीय संविधान के भाग 9 का में नगर पालिकाएँ हैं, जबकि 9 में पंचायतें हैं। ठीक है, पहले पंचायतें हैं, उसके बाद में नगर पालिका है। तो 9 का में नहीं है, 9 में आपकी नगर पंचायतें हैं, 9 और भाग 9 खा में सहकारी समितियाँ, 9 का में आपकी नगर पालिका है। तो आई थिंक कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी। तो ए ऑप्शन है जो हमारा सही सुमेलित नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 9 का नहीं होगा, केवल 9 होगा, सिंगल 9 होगा। 9 का में आपके नगर पालिका है, 9 खा में सहकारी समितियाँ हो जाएंगी। तो इस तरीके से आपको सही आंसर पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है सूची का है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर चुनिए। ये सूची है राज्य, ये सूची सेकंड है लोकसभा सीट, लोकसभा सीट संख्या। ठीक है, ऑप्शन ए राजस्थान 42, बी छत्तीसगढ़ 29, सी मध्य प्रदेश 11 या 11, डी पश्चिम बंगाल 25। अब इसमें कूट दिया गया है, हमको वहाँ से मैच करके सही कूट से आंसर बताना है। ठीक है, ये देखिए राज्यों की लोकसभा सीट दी गई हैं, इसके भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही सुमेलित नहीं वो कह रहे हैं, तो राजस्थान में आपकी 25 सीटें हो जाएंगी। ठीक है, छत्तीसगढ़ में आपकी 11 सीटें हैं। इसके बाद में एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में आपकी 29 सीटें हैं और पश्चिम बंगाल में आपकी 42 सीटें हैं। तो देखते हैं क्या कूट होगा हमारा। देखिए राजस्थान 25, A4। अब A4 इसमें ऑप्शन ए में ही दिया गया है। इसके बाद में मध्य प्रदेश में आपकी 29 है, यानी मध्य प्रदेश C2 भी है। तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पर सही आंसर हो जाना चाहिए, यानी कि यही सही सुमेलित है। आपको ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना है, क्योंकि कई बार फैक्ट के तौर पर ये क्वेश्चन बनते हैं। खैर, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा से सही है। ऑप्शन ए किसी सदन का स्थगन उसके पीठासीन अधिकारी द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सेकंड है किसी एक या दोनों सत्रों का सत्रावसान राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। कूट कह रहे हैं केवल फर्स्ट सही है, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट तथा सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। तो क्वेश्चन देखते हैं, आंसर इसका देखते हैं क्या होना चाहिए। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी सदन का स्थगन किसी बैठक के कार्य का निलंबन है। संसद के दोनों सदनों का स्थगन उनके पीठासीन अधिकारी यानी कि अध्यक्ष और सभापति, लोकसभा में अध्यक्ष होते हैं और राज्यसभा में आपके सभापति द्वारा किया जाता है, जबकि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर किसी एक या दोनों सदनों का सत्रावसान कर सकता है। अतः स्थगन सदन की बैठक को समाप्त करता है, जबकि सत्रावसान सदन के सत्र को। तो सी आंसर यहाँ पर हो जाएगा कि सेकेंड ऑप्शन, फर्स्ट और सेकेंड दोनों ही आपके सत्य हैं। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पदाधिकारियों में से किस एक के शपथ का प्रारूप संविधान की 3री अनुसूची के तहत नहीं दिया गया। ऑप्शन ए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, बी संसद के सदस्य, सी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, एंड डी राष्ट्रपति। सिंपल आंसर है, बहुत अच्छे से पता होगा। देखिए संविधान की 3री अनुसूची के अंतर्गत संसद के सदस्यों व संघ के मंत्रियों, उच्चतम व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, राज्य विधानमंडल के सदस्यों व मंत्रियों तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को दिलाई जाने वाली शपथ का प्रारूप दिया गया है। ये पॉइंट आप चाहे तो नोट डाउन कर ले कहीं पर, बहुत इंपॉर्टेंट है। जबकि आपको पता है कि इसके एक्सेप्शन है यानी अपवाद है। राष्ट्रपति कौन कौन? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति व राज्यपाल। ठीक है, तो कह रहे हैं जबकि राष्ट्रपति द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप आर्टिकल या अनुच्छेद 60 के तहत दिया गया है। तो ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल है, लेकिन आपको जितनी चीज़ें मैंने ऊपर बताई हैं पहली लाइन में, उसको अगर नोट डाउन कर लेंगे तो बहुत काम आएंगी, क्योंकि ये लोग ऐसे ही मिसमैच करके देते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ये अनुच्छेद है और ये इसके विषय हैं। ऑप्शन है अनुच्छेद 105 संसदीय विशेषाधिकार, बी अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना, सी अनुच्छेद 114 बजट, या डी अनुच्छेद 131 उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता। अब इसमें से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है वो हम बताते हैं, मतलब वो हमें बताना है। 105 के तहत संसदीय विशेषाधिकार तो आपका सही है। अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना का भी आपको पता है कि आर्टिकल 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना की जाती है। अनुच्छेद 114 में विनियोग विधेयक है, ना कि बजट है।
तो ये जो यहाँ पर बजट शब्द लिखा गया ये गलत है, इसकी जगह पर आपका विनियोग विधेयक है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा 114 के अंतर्गत विनियोग विधेयक, और डी आपका हो जाएगा 131 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता। ठीक है, तो चलिए आंसर सी हमारा यहाँ पर हो जाएगा सही आंसर, मतलब ये सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा से नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए? ऑप्शन ए समान आचार संहिता, सेकंड शोषण से बच्चों एवं वयस्कों की सुरक्षा, थर्ड समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता, या फोर्थ उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। यहाँ कह रहे हैं कि नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। ऑप्शन ए कूट में दिया है, ऑप्शन ए फर्स्ट सेकंड और थर्ड सही है, बी सेकंड थर्ड और फोर्थ सही है, सी फर्स्ट थर्ड और फोर्थ सही है, डी उपरोक्त सभी सही है। देखते हैं इसका क्या आंसर सही होना चाहिए। देखिए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा कुछ नए नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए हैं, ये तो सही है। कौन से जोड़े गए हैं? उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, ये आपका आर्टिकल 43 का जोड़ा गया है। ठीक है, सेकंड कह रहे हैं समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता, ये आपका आर्टिकल 39 का में है। समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता ये आपका 39 का के अंतर्गत जोड़ा गया है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं शोषण से बच्चों एवं वयस्कों की सुरक्षा, ये 39 चा है। शोषण से बच्चों एवं वयस्कों की सुरक्षा ये आपका 39 सब क्लॉज चा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर सही हो जाएगा, जो ऑप्शन दिया गया कूट, वो हमारा बी सही होगा, सेकंड थर्ड और फोर्थ। ठीक है, आपने देख लिया। ये जो आपका दिया गया है आर्टिकल, ये आपको मैंने बताया 43 का। ठीक है, तो सेकेंड थर्ड और फोर्थ सही है, समान आचार संहिता ये नहीं जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका मूल संविधान 44 के तहत वर्णित है, यानी कि ये जो मूल संविधान में 44 आर्टिकल के तहत ही पहले से ही है, इसको जोड़ा नहीं गया है। तो इस तरीके से हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 को वापस लिया जा सकता है। ऑप्शन है संसद के साधारण बहुमत द्वारा, बी संसद के विशेष बहुमत द्वारा, सी ए और बी दोनों द्वारा, या डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 352 के अनुसार युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करते हैं। ठीक है, इस घोषणा के 1 माह के भीतर इसे संसद से अनुमोदन आवश्यक है, जो संसद की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उस सदन में उपस्थित और मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत से पारित हो। तो आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के साधारण बहुमत द्वारा वापस लिया जा सकता है। ऑप्शन ए है संसद के साधारण बहुमत द्वारा। ठीक है, वापस लेने के लिए साधारण बहुमत द्वारा, और जो उसे बढ़ाना है, अनुमोदन की आवश्यकता है, उसमें देखिए दूसरी बात बताई है ना, जो सदन के कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उस सदन में उपस्थित और मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत से पारित होता है। तो लेने में अलग है और उसे पारित करने में अलग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सल्तनत कालीन शासकों तथा उनके वंश युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ये शासक है और ये वंश है। ऑप्शन है खिज्र खां सैयद वंश, बी अलाउद्दीन सिकंदर शाह तुगलक वंश, सी नसीरुद्दीन महमूद तुगलक वंश, डी कैकुबाद क्यूमर्स खिलजी वंश। तो देखते हैं इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कैकुबाद क्यूमर्स आपका 1287 से 1290 ईस्वी तक गुलाम वंश का अंतिम शासक था, तो इसलिए यही आपका यहाँ पर गलत सुमेलित है। ये खिलजी वंश का नहीं है, आपको पता है ये गुलाम वंश का है। ठीक है, और ये गुलाम वंश का भी अंतिम शासक है, ये याद रखना है। चलिए, तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, इसमें सही सुमेलित नहीं था, तो डी आपका सही सुमेलित नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहे कि शाहजहां ने जिसे गुड़ समुंदर की उपाधि दी थी। ऑप्शन है तानसेन, बी अबुल हसन, सी लाल खां, या डी लाल मुकुंद। शाहजहां के बारे में बात हो रही है, तो शाहजहां ने अपने समय के प्रमुख संगीतज्ञ लाल खां को गुड़ समुंदर यानी गुड़ समुद्र की उपाधि दी थी। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कहें कि भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालक्रम क्या है। ऑप्शन है नगर संस्कृति, सेकंड सोने के सिक्के, थर्ड चांदी के सिक्के, या डी लोहे का हल। ये कह रहे हैं नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन ए
फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड, सेकेंड। बी सेकेंड, फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट। सी फोर्थ, थर्ड, सेकेंड, फर्स्ट। डी थर्ड, फोर्थ, सेकेंड, फर्स्ट। तो यहाँ पर हमें बताना है कि किसका क्या क्रम रहा है। देखिए, भारत में सबसे प्राचीन सभ्यता हड़प्पा सभ्यता अपनी नगर योजना है तो विख्यात है। तो पहले तो वो आती है नगर संस्कृति या नगर सभ्यता, ठीक है। तो फर्स्ट हो जाएगा आपका नगर संस्कृति। इसके बाद में आपको पता है कि लोहे का ज्ञान होता है। चांदी और ये सोना तो बाद में आते हैं ना, वैदिक काल में लोहे का ज्ञान होता है, फोर्थ हो गया। इसके बाद में इनमें कन्फ्यूजन हो सकती है सोने के और चांदी के सिक्के। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में चांदी के सिक्कों का प्रचलन मिलता है, तो थर्ड, और फिर लास्ट में आता है सोने के सिक्के यानी सेकेंड। तो फर्स्ट, फोर्थ, पहला यहाँ पर ये दिया गया, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्नलिखित त्रिपिटकों में से किस एक में बुद्ध के दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह मिलता है। ऑप्शन है विनय पिटक, बी सुत्त पिटक, सी अभिधम्म पिटक, या डी उपरोक्त सभी, ठीक है। देखिए, बुद्ध के दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह अभिधम्म पिटक में मिलता है और त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात उनकी शिक्षाओं को संकलित करके 3 भागों में बांटा गया। विनय पिटक संघ संबंधी नियम तथा आचार की शिक्षाएं, सेकेंड सुत्त पिटक धार्मिक सिद्धांत, और थर्ड अभिधम्म पिटक दार्शनिक सिद्धांत। तो जो यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि दार्शनिक सिद्धांत के बारे में, तो वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा अभिधम्म पिटक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा रामायण की रचना तमिल भाषा में रामायणम के नाम से की गई थी। ऑप्शन है तिरुवल्लुवर, बी टिक्कर, सी कंबन, या डी नन्नयन, ठीक है, नन्नयन। तो हम बात करते हैं कि रामायण की रचना जो तमिल भाषा में की गई है, वो कंबन ने रामायण की रचना तमिल भाषा में की थी, ठीक है। तो नेक्स्ट, सॉरी, इसका आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा कंबन। खैर, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, कह रहे हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला बख्तियार खिलजी किस सल्तनत कालीन शासक का सेनापति था। ऑप्शन है बलबन का, बी इल्तुतमिश का, सी अलाउद्दीन खिलजी का, या डी कुतुबुद्दीन ऐबक का। नालंदा विश्वविद्यालय बहुत विख्यात है, विश्वविख्यात विश्वविद्यालय है। तो नालंदा विश्वविद्यालय को जो ध्वस्त करने वाला बख्तियार खिलजी था, वो सल्तनत कालीन शासक कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की और इसकी राजधानी लाहौर थी। तो डी ऑप्शन हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुगल शासक कादरी सिलसिले का अनुयायी था, ठीक है। ऑप्शन है औरंगजेब, बी दारा शिकोह, सी अकबर, एंड डी शाहजहां। तो देखते हैं इसका क्या सही आंसर होना चाहिए। देखिए, कह रहे हैं कि मुगल शासक दारा शिकोह कादरी सिलसिले का अनुयायी था और इस संप्रदाय के प्रवर्तक अब्दुल कादिर जिलानी थे और इस संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध संत शेख मीर मुहम्मद या मियाँ मीर हुए थे, ठीक है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा आपका दारा शिकोह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल शासन व्यवस्था में भूमि माप के लिए प्रयुक्त लोहे के कड़ों से युक्त बांस की छड़ कहलाती थी। ऑप्शन है जरीबाना, बी तनब, सी खूद, या डी तकाबी। तो ये मुगल काल के समय की भाषा है, थोड़ा सा चेंज है। तो देखिए, एक मुयल या मुंथल करके शासन व्यवस्था में भूमि माप के लिए प्रयुक्त लोहे के कड़ों से युक्त बांस को छड़ या तनब कहलाती थी। तो छड़ या तनब हो गई, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन के हिसाब से। अब बात कर लेते हैं जरीबाना। तो देखिए, जरीबाना जरीब से भूमि मापने वाले कर्मचारी का शुल्क होता था। खूंत की बात कर रहे हैं ये, तो खूंत आपका गांव का राजस्व वसूल करने वाला अधिकारी होता था। और तकाबी की बात हो रही थी, ये सरकार द्वारा किसान को दिया जाने वाला कृषि ऋण था। तो यहाँ पर जो आंसर हो गया हमारा वो बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चोलों से संबंधित नहीं है। ऑप्शन है ऐरावतेश्वर मंदिर, बी कोरंगनाथ मंदिर, सी बृहदीश्वर मंदिर, या डी कैलाशनाथ मंदिर। तो कह रहे इसमें से कौन सा चोलों से संबंधित नहीं है, ठीक है। जो कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण है वो आपका राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम द्वारा करवाया गया था। यह एलोरा के मंदिरों में अपनी आश्चर्यजनक शैली के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो इस तरीके से जो कैलाशनाथ मंदिर है वो आपका
चोलों से संबंधित नहीं है, बाकी सभी संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सिक्का अकबर द्वारा नहीं चलाया गया? ऑप्शन ए रहस, बी संसब, सी इलाही या डी निसार। तो अकबर द्वारा नहीं चलाया गया वो बताना है। निसार आपका जहांगीर द्वारा चलाया गया तांबे का सिक्का था जो रुपए के चौथाई मूल्य के बराबर होता था, ठीक है। जबकि मोहर, संसब और इलाही अकबर द्वारा चलाया गया। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा निसार, ये अकबर द्वारा नहीं चलाया गया। देखिए क्वेश्चन की खूब प्रैक्टिस करते रहिए। आज एपीएस का एग्ज़ाम हुआ है, आप लोगों ने पीडीएफ देखा होगा क्वेश्चन की, नहीं मिली तो आप गूगल से डाउनलोड करके देख लीजिए। कुछ कुछ क्वेश्चन किस तरीके के दिए, उससे थोड़ा सा आपको आर ओ का आइडिया लग जाएगा। प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है, जहाँ प्रैक्टिस छूट जाती वहीं हमारे आंसर गलत होने के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इतलाक प्रथा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? ऑप्शन फर्स्ट, इसका प्रारंभ फिरोज शाह तुगलक ने किया था। ऑप्शन सेकेंड, इतलाक नामा एक प्रकार की हुंडी थी जिसकी सहायता से सैनिक राजस्व अधिकारियों से वेतन प्राप्त करते थे। तो यहाँ कह रहे हैं कि जो ये कूट दिया गया है इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकेंड, सी फर्स्ट तथा सेकेंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकेंड, ठीक है। देखिए तो आंसर हमारा क्या यहाँ सही होना चाहिए? इतलाक प्रथा के बारे में जो दोनों ऑप्शन दिए गए वो आपके सही है, यानी कि सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि सहकारी बैंकों में से किस एक को ही रिजर्व बैंक से पुनर्वित्त प्राप्त करने की सुविधा प्राप्त है? ऑप्शन ए केंद्रीय सहकारी बैंक, बी राज्य सहकारी बैंक, सी प्राथमिक साख समितियां, या डी उपरोक्त सभी को। तो इसमें से किसको पुनर्वित्त प्राप्त करने की सुविधा है वो देखते हैं। देखिए भारत में सहकारी बैंकों का गठन 3 स्तरों वाला है। ऑप्शन ए राज्य सहकारी बैंक, सेकेंड है आपका केंद्रीय या जिला सहकारी बैंक तथा प्राथमिक साख समितियां। तो इनमें से राज्य सहकारी बैंकों को ही रिजर्व बैंक से पुनर्वित्त प्राप्त करने की सुविधा है। तो बी ऑप्शन हमारा हो जाएगा राज्य सहकारी बैंक, ठीक है, जिन्हें पुनर्प्राप्त करने की सुविधा है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट करें कि निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश के आधार पर बीमा क्षेत्र का निजीकरण किया गया था? ऑप्शन ए नरसिम्हन समिति, बी बिमल जालान समिति, सी मल्होत्रा समिति, या डी रंगराजन समिति। ये भी इंपॉर्टेंट रहती है। तो बीमा क्षेत्र का जो निजीकरण किया गया वो आपका मल्होत्रा समिति की सिफारिशों के आधार पर किया गया, और इस समिति का जो गठन किया गया वो अप्रैल 1992 में केंद्र सरकार द्वारा किया गया। तो सी हो जाएगा आपका मल्होत्रा समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका कथन कारण का है। कथन कह रहे हैं कि विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए थोड़ी मात्रा मुद्रास्फीति एक टॉनिक का कार्य करती है। कारण कह रहे हैं कि थोड़ी थोड़ी मूल्य वृद्धि से उत्पादकों को अधिक उत्पादन करने की प्रेरणा मिलती है। तो हम बात कर रहे थे कि विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए थोड़ी मात्रा में मुद्रास्फीति एक टॉनिक का कार्य करती है। कारण कह रहे हैं कि थोड़ी थोड़ी मूल्य वृद्धि से उत्पादकों का अधिक उत्पादन करने की प्रेरणा मिलती है। ये बात हमने अभी कर ली, ठीक है। तो यहाँ पर जो कथन दिए गए हैं आपको वही ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, बी ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, सी आपका ए सही है परंतु आर गलत है, डी ए गलत है परंतु आर सही है। तो अब आंसर देखते हैं। ऑप्शन तो आपका फिलहाल यहाँ पर ए सही है, क्यों उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। ऑप्शन ए हमारे यहाँ पर सही है। देखिए ये कह रहे हैं कि मुद्रास्फीति वह स्थिति होती है जिसमें वस्तुओं के मूल्य बढ़ते हैं तथा मुद्रा का मूल्य गिरता है। विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए थोड़ी मात्रा में मुद्रास्फीति एक टॉनिक का कार्य करती है, क्योंकि थोड़ी थोड़ी मूल्य वृद्धि से उत्पादकों को अधिक लाभ कमाने की चेष्टा में अधिक उत्पादन करने की प्रेरणा मिलती है ना, जिसमें रोजगार का विस्तार होता है। तो आई थिंक कि आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि थोक मूल्य सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सत्य है? ऑप्शन ए इसका आधार वर्ष 2004-5 है। सेकेंड, इस सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति के आंकड़े वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा त्रैमासिक आधार पर जारी किए जाते हैं। तो कूट दिया है। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, ऑप्शन बी केवल सेकेंड, ऑप्शन सी फर्स्ट तथा सेकेंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकेंड। देखिए थोक मूल्य सूचकांक के बारे में जो ये बता रहे हैं कि मुद्रास्फीति मापने हेतु व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाला सूचकांक है। इसके आधार वर्ष को 2004-5 से वर्ष 2017 में 2011-12 कर दिया गया। तो ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक है। सेकंड कह रहे हैं यहाँ पर कि थोक मूल्य सूचकांक के आंकड़े वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा मासिक आधार पर किया जाता है।
तो डी ऑप्शन हो जाएगा आपका, ना तो फर्स्ट और ना ही सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का मूलभूत उद्देश्य मानव विकास करना था? ऑप्शन है 7वीं पंचवर्षीय योजना, बी 8वीं पंचवर्षीय योजना, सी 9वीं पंचवर्षीय योजना, डी 10वीं पंचवर्षीय योजना। तो आठवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 1992 से 1997 तक थी। 8वीं योजना का मूलभूत उद्देश्य विभिन्न पहलुओं में मानव विकास करना था। तो बी ऑप्शन है आपका 8वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा ही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है क्वेकर सिटी, फिलाडेल्फिया, बी न्यू हेब्राइड, वनवातु, सी ग्रेट हेरिंग पोंड, प्रशांत महासागर, या डी नेवर नेवर लैंड, प्रेयरीज ऑफ नॉर्थ। यहाँ कह रहे हैं कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है। देखिए, जो आपका सी है ग्रेट हेरिंग पोंड या हेरिंग पोंड, ये आपको प्रशांत महासागर में इन्होंने बताया, बट ये गलत है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये प्रशांत महासागर में नहीं है, ये अटलांटिक महासागर में है। ठीक है, अटलांटिक। तो सी आंसर हमारा हो जाएगा। बाकी आपका नेवर नेवर लैंड प्रेयरीज ऑफ नॉर्थ में है, तो जो सही सुमेलित नहीं था वो सी ऑप्शन है। आंसर आपको पता चल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा पठार इरावती तथा साल्वीन नदियों के बीच मध्य स्थित है? ऑप्शन है हुई पठार, बी शान पठार, सी कोल्डैम पठार, या डी मलाया पठार। देखिए, म्यांमार में स्थित शान पठार आपका इरावती तथा मालवीन नदियों के मध्य स्थित है। यह खनिज संसाधनों से भरपूर है। तो बी ऑप्शन आपका हो जाएगा शान पठार। ठीक है, कह रहे हैं नदियों के मध्य स्थित है, तो शान पठार आपका इरावती तथा साल्वीन नदियों के मध्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि अफ्रीका महाद्वीप में एटलस पर्वत का विस्तार है। ऑप्शन ए मोरक्को, अल्जीरिया एवं ट्यूनीशिया में, बी अल्जीरिया, माली एवं नाइजर में, सी ट्यूनीशिया, लीबिया और नाइजर में, या डी मार्टिनिया, मोरक्को एवं माली में। ठीक है, तो अफ्रीका महाद्वीप में जो एटलस पर्वत का विस्तार है वो मोरक्को, अल्जीरिया एवं ट्यूनीशिया में है, और यह अफ्रीका महाद्वीप का एकमात्र अल्पाइन मोरदार पर्वत है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा मोरक्को, अल्जीरिया एवं ट्यूनीशिया। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नीचे दो कथन दिए गए, जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए कहता है कि प्रशांत महासागर के तटीय भागों को अग्निवलय कहा जाता है, कारण इस क्षेत्र में सर्वाधिक संख्या में सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। तो कूट की सहायता से हमें सही उत्तर का चयन करना है। कूट हमारा क्या कह रहा है कि अभिकथन ए तथा कारण आर दोनों सही हैं, तथा अभिकथन ए कारण आर की सही व्याख्या करता है, यानी ए ऑप्शन सही है। क्योंकि प्रशांत महासागर में जो प्रशांत महासागर है उसके तटीय भागों को अग्निवलय कहते हैं। आपने देखा होगा, ऐसे घोड़े की नाल के तरीके से बताया जाता है जब ज्योग्राफी पढ़ाया जाता है कि वलय पाए जाते हैं, अग्निवलय, और क्योंकि इस क्षेत्र में सर्वाधिक संख्या में सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं, तो इसलिए इसको हम लोग सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं, तो इसीलिए इसको अग्निवलय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक काकेशस राज्य में शामिल नहीं है? ऑप्शन है जॉर्जिया, बी आर्मेनिया, सी अजरबैजान, या डी लातविया। ठीक है, देखिए जॉर्जिया, आर्मेनिया एवं अजरबैजान काकेशस राज्य में शामिल है, जबकि लातविया इसमें और लावेटिया आपका जो है वो शामिल नहीं है। काकेशस पर्वत श्रृंखला यूरोप एवं एशिया की सीमा पर स्थित है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा लातविया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ये देश है, ये उपनाम है। ऑप्शन है जिब्राल्टर, भूमध्य सागर का द्वार, बी आयरलैंड, एमराल्ड द्वीप, सी बहरीन, मोतियों का देश, डी स्कॉटलैंड, कॉकपिट ऑफ यूरोप। तो ये देश है और ये इसके उपनाम है। अब इसमें से कह रहे हैं कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो जो आपका बेल्जियम है, ठीक है, कॉकपिट ऑफ यूरोप उसे बोलते हैं, ना कि स्कॉटलैंड को। डी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। स्कॉटलैंड नहीं होगा, यहाँ पर बेल्जियम हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित महाद्वीपों तथा उनके सबसे बड़े देश के युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ये महाद्वीप है और ये क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश है। ऑप्शन है एशिया, रूस, बी अफ्रीका, अल्जीरिया या अल्जीरिया होना चाहिए था, सी उत्तरी अमेरिका, यूएसए, एंड डी दक्षिणी अमेरिका, ब्राज़ील। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश है, तो ये कह रहे हैं कि इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए
उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कनाडा है, अन्य सभी सही सुमेलित है। तो सी हो जाएगा उत्तरी अमेरिका, यूएसए। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश आपका यूएसए नहीं है, कनाडा है, ठीक है ना, या फिर कनाडा, कुछ लोग बोलते हैं ना कनाडा, तो वही आपका कनाडा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है। ये देश है और ये उसकी राजधानी है। ऑप्शन है मोजाम्बिक, मपूतो, जाम्बिया, लुसाका, इरिट्रिया, नाकफा, सेनेगल, डकार। तो यहाँ पर कौन सही सुमेलित नहीं है, तो देखिए मोजाम्बिक आपका मपूतो सही है, जाम्बिया लुसाका भी सही है, इरिट्रिया की अस्मारा होगी ना कि नाकफा, ठीक है। तो ये इरिट्रिया की अस्मारा होगी, हमारा जो सही सुमेलित नहीं है वो आपका यहाँ पर सी ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है, और सेनेगल डकार, ठीक है। तो हमारा आंसर सही हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे कि हुमायूं ने दोहरिया के युद्ध में किस शासक को पराजित किया था। ऑप्शन है महमूद लोदी, बी शेर खां, सी बहादुर शाह, या डी प्रताप रुद्रदेव। हुमायूं की बात हो रही है यहाँ पर। तो देखिए दोहरिया जो है वो गोमती नदी के तट पर स्थित एक जगह है जहाँ पे युद्ध 1532 ईस्वी में हुमायूं और महमूद लोदी के बीच हुआ था। ये हुमायूं के राजत्व काल में अफगानों से पहला मुकाबला था और यह युद्ध में महमूद लोदी पराजित हुआ था। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका कि हुमायूं ने किसको पराजित किया था, तो महमूद लोदी को पराजित किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का देखते हैं। ये अफगान है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना। ये सूची फर्स्ट है, ये सूची सेकंड है। ऑप्शन ए शंकराचार्य, श्री वैष्णव संप्रदाय, बी रामानुजाचार्य, ब्रह्म संप्रदाय, सी निम्बकाचार्य स्मृति संप्रदाय, डी माधवाचार्य सनक संप्रदाय। अब ये कोड दिया गया, इससे हमें सही आंसर चुनना है। तो पहले इसको मिलान करना है यहाँ पर सही सुमेलित। देखिए जो आपकी ये शंकराचार्य हैं ये स्मृति संप्रदाय, ठीक है। शंकराचार्य जो हो जाएंगे वो आपका हो जाएगा स्मृति संप्रदाय का। रामानुजाचार्य जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे श्री वैष्णव संप्रदाय। माधवाचार्य आपके ब्रह्म संप्रदाय, ठीक है। और रह गए निम्बकाचार्य तो ये हो जाएंगे सनक संप्रदाय। तो इस तरीके से हम कूट देख लेते हैं। देखिए माधवाचार्य D2। अब यहाँ पर D2 दो ऑप्शन दिए गए हैं, तो हमारा जो B है वो यहाँ पर सही हो जाएगा क्योंकि A3 है ना, शंकराचार्य स्मृति संप्रदाय। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन B सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक शासक ने दीवान नामक एक काव्य संग्रह का संकलन करवाया था। ऑप्शन है जहांगीर, बी अकबर, सी बाबर, या डी हुमायूं। दीवान नामक एक काव्य संग्रह का संकलन करवाया था। तो आंसर देखते हैं। बाबर ने तुर्की भाषा में एक काव्य संकलन दीवान का संकलन करवाया था और उसने मुबैयान नामक एक पद्य शैली का विकास भी करवाया था। तो सी हो जाएगा बाबर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि अमीर खुसरो द्वारा अपनी किस रचना में भारत की जलवायु का विवरण दिया गया है। ऑप्शन है खजाइन उल फुतूह, बी आसिका, सी किरान उल सदायन, ये डी नू सिपेर, ठीक है। तो अमीर खुसरो ने अपनी रचना नू सिपेर में भारत की जलवायु, पशु पक्षियों तथा धार्मिक जीवन का विवरण दिया है और इस ग्रंथ में खुसरो ने भारत की तुलना स्वर्ग के उद्यानों से की है। तो डी हो जाएगा नू सिपेर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सत्य है। ऑप्शन है जूनागढ़ अभिलेख प्राकृत भाषा का प्राचीनतम अभिलेख है। सेकंड, यह अभिलेख शक क्षत्रप रुद्रादमन के शासन व विजयों का प्रमाण प्रस्तुत करता है। तो कूट हमारा दिया गया केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट तथा सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। देखते हैं फिलहाल इसमें क्या आंसर होगा। देखिए शक क्षत्रप रुद्रादमन जो है वो 130 से 150 ईस्वी का जूनागढ़ अभिलेख गुजरात में गिरनार पर्वत से प्राप्त हुआ है और ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण संस्कृत भाषा का यह अभिलेख अब तक प्राप्त संकलन अभिलेखों में सर्वाधिक प्राचीन है, ठीक है। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर फिलहाल सही हो जाएगा। और हाँ, बी हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं। इन्होंने कहा है कि जो प्राकृतिक भाषा का प्राचीनतम अभिलेख है, नहीं, ये ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण संस्कृत भाषा का यह अभिलेख अब तक प्राप्त संस्कृत अभिलेखों में सर्वाधिक प्राचीन है, ना कि प्राकृतिक। यहाँ पे भाषा का जो डिफरेंस है, इसीलिए ऑप्शन ए आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ये देखिए राजवंश है और ये राजधानी है, ठीक है। कूट सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो होयसल, वनवासी, कदम्ब, द्वार समुद्र, पल्लव, मान्यखेत, राष्ट्रकूट, कांची, इनको मिलान करते हैं। आपको सबसे पहले ये याद रखना है क्योंकि इसका क्वेश्चन खूब आता है। देखिए आज मैंने टेस्ट सीरीज दी है, सबसे ज़्यादा डिफरेंस पड़ता है रिवीजन ना करने का। बहुत से मतलब 10 क्वेश्चन मेरे ऐसे हैं कि जिसमें ए और बी में मैं दोनों में श्योर थी, या तो ए है या तो बी है, पर क्योंकि एक ऑप्शन आप टिक कर सकते हो और मेरे को दोनों में याद रहता था, बट वही है ना कि रिवीजन न करने से 2 में स्टिक हो गए। हमें एक ऑप्शन में टिक करना होता है, तो मजबूरी में फिर मेरे ऐसे बिना रिवीजन की वजह से 10 क्वेश्चन गलत हो गए। 10 क्वेश्चन का बहुत बड़ा मतलब होता है ना। तो रिवीजन बहुत ज़रूरी है। देखिए जो राजवंश में है वो होयसल आपका जो हो जाएगा वो द्वार समुद्र हो जाएगा, यानी इसकी राजधानी जो होगी। राष्ट्रकूट की आपको याद रखना मान्यखेत है। उसी तरीके से पल्लव की कांची है। अगर यहाँ पर काकतीय होते तो वारंगल हो जाती, ऐसे देवगिरी हो जाती है आपकी यादों की। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो ज़रूर पूछते हैं। और कदम्ब जो है ये वनवासी, ठीक है। मुझे इसमें से 2 की बहुत अच्छे से याद है, काकतीय की याद है, यादव की याद है। तो ऐसे आप रिवीजन कर लो, याद कर लो, तो बहुत आसानी रहेगी। तो जो कूट हमारा बनेगा D3 इसमें 2 में दिया गया है। इसके बाद में C4, ये C4 है, तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से असत्य है। ऑप्शन फर्स्ट, बौद्ध एवं जैन धर्म दोनों ही अनीश्वरवादी है। सेकंड, दोनों धर्मों में आत्मा की मान्यता है। तो ये कूट है, केवल ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट तथा सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। तो पूछ रहे हैं कि इसमें से कौन सा सही होगा। बौद्ध एवं जैन धर्म दोनों में ईश्वर के अस्तित्व को नकारा गया है, ठीक है। अर्थात दोनों धर्म अनीश्वरवादी हैं। और जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है, जबकि बौद्ध धर्म में आत्मा की परिकल्पना नहीं है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मतलब मान्यता है या कल्पना है, ध्यान रखना है। बौद्ध धर्म ये नहीं कहता है कि ये आत्मा रहेगी फिर। एक सेकंड, जैन धर्म में आपके मानते हैं कि आत्मा है। एक सिर्फ डिफरेंस याद कर लीजिए, जैन बोलता है कि आत्मा है, मतलब बोलते हैं सॉरी, और बौद्ध धर्म बोलते हैं कि पुनर्जन्म होता है। दोनों में ये डिफरेंस है, पुनर्जन्म की मान्यता और उसमें आत्मा की मान्यता है। तो बी ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। ये कह रहे हैं बौद्ध एवं जैन दोनों ही अनीश्वरवादी हैं। तो बौद्ध एवं जैन धर्म दोनों में ईश्वर के अस्तित्व को नकारा गया है। अब ये कह रहे हैं यहाँ पर कि असत्य है, तो दोनों धर्मों में आत्मा की मान्यता नहीं है। बौद्ध में पुनर्जन्म और जैन में आत्मा। तो बी ऑप्शन हमारा असत्य है। नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करना। ये सूची फर्स्ट हड़प्पा स्थल है, ये सूची सेकंड नदी है। ऑप्शन ए रोपड़, सिंधु, बी कालीबंगन, घग्गर, सी चन्होदड़ो, दास्क और डी सुतकागेंडोर सतलज। अब इसको मिलाना है। ये आपका इस तरीके से कोड दिया रहता है, तो इसमें हमको इससे सही आंसर मिलाना है। इसके बाद में उसको आंसर को बताना है। देखिए रोपड़ आपको पता है सतलज नदी, ठीक है। कालीबंगन आपकी जरूर घग्गर में ही जाएगी, ठीक है, ध्यान से। और इसके बाद में आपकी हो जाएगी सुतकागेंडोर जो है ये आपकी दास्क में, और चन्होदड़ो आपकी सिंधु में। तो A4 इसमें सी ऑप्शन है और सी ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए ए में 4 है, तो यही ऑप्शन हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए कह रहे एवरग्रीनिंग शब्द प्राय प्रयोग में आता है। ऑप्शन है पर्यावरण के संदर्भ में, बी पेटेंट के संदर्भ में, सी बीमारी के संदर्भ में, या डी मिसाइल तकनीक के संदर्भ में, ठीक है। एवरग्रीनिंग शब्द के बारे में पूछ रहे हैं। एवरग्रीनिंग शब्द का प्रयोग प्रायः पेटेंट के संदर्भ में किया जाता है और सामान्यतः ट्रिप्स प्रावधानों के अंतर्गत पेटेंट 20 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है, परंतु कंपनियां इसको किसी न किसी प्रकार से विलंब पैदा करके बढ़ाती रहती हैं और इस व्यवहार को एवरग्रीनिंग कहते हैं। तो बी ऑप्शन आपका हो जाएगा पेटेंट के संदर्भ में, ठीक है। पूछ रहे हैं ना कि प्रायः प्रयोग आता है, तो पेटेंट के संदर्भ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन है अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र अहमदाबाद, बी भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान देहरादून,
सी विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र त्रिवेंद्रम, या डी यू आर राव उपग्रह केंद्र हैदराबाद। कह रहे इसमें से कौन सही सुमेलित नहीं है वो बताना है। यू आर राव उपग्रह केंद्र बंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। तो जो ये डी है आपका हैदराबाद, ये यहाँ नहीं है, ये कर्नाटक में स्थित है। यही आपका ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है, यानी कि डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित हार्मोनों में से कौन सा एक गर्भधारण के निर्धारण वाला हार्मोन कहलाता है। ऑप्शन है एजेस्ट्रोजन, बी प्रोजेस्टेरॉन, सी रिलैक्सिन, या डी एंड्रोजन। ठीक है, देखिए जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्राव पिंड या मतलब कार्पुलिटिसम करके कोशिकाएं होती है, यही गर्भधारण के लिए इंपॉर्टेंट होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थों में निम्नलिखित में से कौन सा एक अमीनो अम्ल उपस्थिति रहता है। ठीक है, ऑप्शन है टायरोसिन, बी ल्यूसीन, सी ग्लूटामाइन, या डी सिस्टीन। तो यहाँ पर देखते हैं प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थों में टायरोसिन अमीनो अम्ल उपस्थित रहता है, और टायरोसिन की कमी से व्यक्ति स्वयं को दुखी एवं सुस्त महसूस करता है। तो आज के बाद आपको याद रखना है, अगर आप दुखी हैं और सुस्त महसूस करें तो आप समझिए कि आपके अंदर टायरोसिन प्रोटीन की कमी हो रही है। ठीक है, चलिए खैर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन ए, रुधिर प्लेटलेट्स केवल स्तनियों के शरीर में पाई जाती हैं। सेकेंड, शरीर में रुधिर का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। थर्ड, प्लीहा को शरीर का रुधिर बैंक कहते हैं। तो कह रहे हैं सत्य कथन या कथनों का चयन करना है। ठीक, ये हमारे कथन दिए गए। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट और सेकेंड, बी सेकेंड और थर्ड, सी फर्स्ट और थर्ड, डी फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। आंसर हम देखते हैं। ये कह रहे हैं कि रुधिर प्लेटलेट्स केवल स्तनियों के शरीर में पाई जाती हैं, और शरीर में रुधिर का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है, और प्लीहा को शरीर का रुधिर बैंक कहा जाता है। तो इस तरीके से जो डी ऑप्शन है यानी कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कथन और कारण का बताया जा रहा है। अभिकथन ए कह रहा है कि लाल, हरा एवं नीला को प्राथमिक रंग कहा जाता है। कारण कह रहा है कि ऐसे रंग जिनको मिलाने पर सफ़ेद रंग का प्रकाश उत्पन्न किया जा सके प्राथमिक रंग कहलाते हैं। तो नीचे दिए गए कोड का सही चयन करके उत्तर का चयन करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपका अभिकथन ए तथा कारण आर दोनों सही है, और अभिकथन ए और कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या भी करता है। क्यों? क्योंकि लाल, हरा एवं नीला को प्राथमिक रंग कहा जाता है, ये सत्य है। क्योंकि ऐसे रंग जिनको मिलाने पर सफ़ेद रंग का प्रकाश उत्पन्न किया जा सके प्राथमिक रंग कहलाते हैं। रंगीन टीवी में प्राथमिक रंगों का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन ए रेडियो एक्टिविटी का मात्रक क्यूरी है। सेकेंड, लेंस की शक्ति का मात्रक डायोप्टर है। तो सत्य कथन चुने। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकेंड, सी फर्स्ट तथा सेकेंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकेंड। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो दोनों कथन है यानी कि सी वो दोनों ही सही है। आगे बढ़ते हैं।